हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। किन्नौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां जगह जगह पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई और कई रास्ते बंद हो गए। इसी कड़ी में नाथपा डैम साइट के पास भी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी नाथपा डैम साइट के पास पहाड़ खिसकने की घटना हुई थी, जिसकी वजह से वहां तक जाने वाला रास्ता बर्बाद हो गया था। इसके बाद वहां से आने जाने के लिए लोग दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बार पहाड़ खिसकने से वो रास्ता भी बंद हो गया। इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि वहां पहाड़ों से पत्थर और मलबे का ढेर गिरता नजर आया। तेजी से मलबे को नीचे आते देख ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही खिसककर जमीन पर आ जाएगा। वहां काफी देर तक रुक रुक कर पत्थर और मलबा गिरता रहा। इसकी वजह से चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। हालात ऐसे हो गए कि आसपास दिखना तक बंद हो गया। ये घटना नाथपा डैम साइट तक ले जाने वाले रास्ते पर हुई। पत्थर और मलबा इकट्ठा होने की वजह से उस रास्ते को बंद कर दिया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ों से पत्थर गिरने शुरू हुए वो रास्ता खाली पड़ा था। जानकारी के मुताबिक नाथपा डैम साइट के पास पहले भी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया था। इसकी वजह से नाथपा डैम साइट तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। इसके बाद लोग एक दूसरे रास्ते से वहां आने जाने लग गए, लेकिन इस बार पहाड़ खिसकने से उस दूसरे रास्ते को भी भारी नुकसान हो गया। इसके बाद उसे बंद करना पड़ा। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की कि जरूरी ना होने पर अपने घरों से बाहर न निकलें। हालांकि किन्नौर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी रहा। वहां पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आकर कई इमारतें जमींदोज हो गईं। कुल्लू में जारी लगातार बारिश की वजह से वहां कई इलाकों पर कुदरत का कहर टूट गया। कुल्लू के आनी शहर में तो अचानक पहाड़ का एक हिस्सा अलग होकर नीचे गिर गया। उसकी वजह से उस पहाड़ के किनारे पर बना एक मकान ढह गया। इससे पहले साल 2023 में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने से आनी शहर में कई मकान और इमारतें बर्बाद हो गई थीं। उस वक्त ये मकान गिरते गिरते बच गया था। उस घटना के बाद से ये मकान खाली पड़ा था। लेकिन इस बार पहाड़ खिसकने की वजह से ये मकान भी ढह गया। चंद सेकंड में वो मकान पहाड़ से खिसककर जमीन पर आ गया। ये देखकर आसपास मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मकान पहाड़ के मलबे के साथ साथ लुढ़कता नजर आया। कुछ ही पलों में वो मकान मलबे में तब्दील हो गया। मकान की दीवार से लेकर छत तक सब कुछ तहस नहस हो गया। इस घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उस मकान के गिरने से आसपास के कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को भी चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक वो मकान साल 2023 से खाली पड़ा हुआ था। साल 2023 में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने से कुल्लू के आनी शहर में कई मकान और इमारतें जमींदोज हो गई थी। उस वक्त ये मकान बच गया था, लेकिन खतरे को देखते हुए उसी वक्त ये मकान खाली करवा दिया गया था। और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में भी भारी बारिश की वजह से कई रास्ते ठप हो गए। शिमला में लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां भारी बारिश की वजह से करीब 60 सड़कें बंद हो गईं। वहीं पहाड़ खिसकने के खतरे को देखते हुए कई मकान भी खाली करवा दिए गए। इसके अलावा सेब कारोबारियों को भी भारी नुकसान होने की खबर सामने आई। सेब के सीजन के दौरान सड़कें बंद होने से सेब ले जाने वाले ट्रक समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे। इसकी वजह से सेब के कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। शिमला के साथ ही मनाली में भी सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से कई सड़कों और पुलों को भारी नुकसान हुआ और कई लोगों की गाड़ियां वहां फंस गई। वहां के ओल्ड मनाली में अचानक आई बाढ़ से एक पुल टूट गया। नदी का पानी उस पुल के ऊपर से होकर बहता दिखाई दिया। इसकी वजह से लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। आने जाने वालों के लिए जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो गई है। पुल का एक हिस्सा पानी के अंदर नजर आया। उस तरफ एक गाड़ी भी फंसी दिखाई दी। उस पुल को पार करने की कोशिश में वो गाड़ी वहां फंस गई थी। हालांकि बाद में उसे बाहर निकाल लिया गया। मनाली में कई दिन से जारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। और मनाली की तरह ही शिमला में भी भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां 60 से ज्यादा रास्ते बंद हो गए और कई इलाके भी डूब गए। इसके बाद उन इलाकों में मौजूद मकानों को खाली करवा दिया गया। वहीं सड़कें बंद होने से सेब कारोबारियों के सामने भी संकट खड़ा हो गया। सड़कें बंद हो जाने से वो सेब बागानों से मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए। इसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों को डरा दिया।
नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर एक कार के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार में मौजूद 2 लोग घायल हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हालांकि नैनीताल हल्द्वानी हाईवे के अलावा भी कई रास्तों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई। कुछ सड़कों पर तो पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा गिरा कि वहां से गाड़ियों के आने जाने की जगह ही नहीं बची, क्योंकि पहाड़ से गिरे उस भारी भरकम पत्थर ने लोगों को डरा दिया। वो उस गाड़ी के बोनेट के ऊपर गिरा दिखा और गाड़ी के आगे का हिस्सा उसके नीचे दब गया। गनीमत ये रही कि वो उस कार के ठीक ऊपर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर डोलमार इलाके के पास हुई। बताया गया कि वो लोग देहरादून से नैनीताल आ रहे थे, तभी पहाड़ से वो बड़ा पत्थर खिसककर उस कार के बोनेट पर गिर गया। घटना में घायल हुए उन दोनों लोगों को वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया। नैनीताल में डोलमार इलाके के साथ कई दूसरे इलाकों में भी सड़क के किनारे पत्थरों और मिट्टी का ढेर नजर आया। वहां बारिश के बीच कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की वजह से सड़क पर मलबा जमा हो गया। उन सड़कों से ट्रैफिक चालू कराने के लिए प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही कई पुलिस कर्मियों की भी वहां पर तैनाती कर दी गई। कम से कम रिस्पांस टाइम रहे सड़कों को खोलने का भी और किसी भी प्रकार की राहत प्रभावितों तक पहुंचाने का, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आगे भी मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि जो नदी नाले हैं उनके आसपास न जाएं। बारिश की वजह से वहां पहाड़ खिसकने के साथ नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया, इसलिए प्रशासन की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। और नैनीताल की ही तरह उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी भारी बारिश के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। वहां गौला नदी के बेकाबू होने से रेलवे स्टेशन पर खतरा मंडराने लग गया। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से गौला नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। इसके साथ ही नदी के किनारे मिट्टी का कटाव भी तेज हो गया। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। अधिकारियों ने अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए। प्रशासन की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए। आशंका जताई गई कि गौला नदी में आया उफान किसी भी वक्त किनारे पर बने मकानों को अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। और इसलिए अधिकारियों ने गौला नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की। सभी लोगों से अपील की जाती है, अगले 2 दिन रेड अलर्ट है, गौला का जलस्तर बढ़ सकता है। वहां अधिकारियों ने लोगों को प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम के बारे में भी जानकारी दी और अपने मकानों को खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी। अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो नगर निगम के रैन बसेरा अम्बेडकर वन में व्यवस्था की जा रही है। हल्द्वानी में हो रही भयंकर बारिश के बीच गौला नदी ने रौद्र रूप ले लिया। बताया गया कि पानी की तेज धार ने कई इलाकों में जमीन के बड़े हिस्से को काट दिया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, आर्मी कैंट, राजपुरा और शांतिपुरी जैसे इलाकों में भी नदी के तेज बहाव ने जमीन को काटना शुरू कर दिया। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। इस समय मैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मौजूद हूं और ये गौला नदी का नजारा आप देखिए कि किस तरीके से ये सामने शिवालिक रेंज की पहाड़ियों से बहते हुए गौला सीधे डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ रही। वहां गौला नदी की उफनती लहरें एक पुल के मजबूत खंभों को उखाड़ ले जाने पर आमादा दिखी। आशंका जताई गई कि ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो हल्द्वानी में बाढ़ हाहाकार मचा सकती है। पानी की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे लाइन की तरफ को हिट कर रहा है और पुल की तरफ को भी इसका मार बहुत ज्यादा लग रही है, शहर की तरफ को। हल्द्वानी में गौला बैराज पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। इसके बाद बड़े पैमाने पर बैराज से पानी छोड़ा गया। बताया गया कि पानी का बहाव रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा और इसकी वजह से वहां रहने वाले लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर डूब चुके इलाकों का दौरा किया। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से कई इलाकों के बीच संपर्क टूट गया, लेकिन इसके बाद भी वहां बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि वहां 2 दिन तक भीषण बारिश हो सकती है, इसलिए वहां सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों के लिए मदद पहुंचाई जा सके। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। वो लक्सर इलाके में मौजूद टायर फैक्ट्री के हेलीपैड पर पहुंचे और वहां से उस ट्रैक्टर पर सवार होकर अधिकारियों के साथ गंगदासपुर गांव के लिए निकले। वहां पानी में डूबी सड़कों से वो ट्रैक्टर गुजरता नजर आया। पुष्कर सिंह धामी इसके बाद एक नाव पर सवार हुए और बाढ़ में डूबे कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। जो भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, लगभग में जहाँ भी क्षेत्र हुआ है या भूस्खलन हुआ है, उन सभी के साथ हम हैं। हर प्रकार से हर संभव हमारा प्रयास होगा सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद।
वहां लगातार हुई बारिश और बाढ़ की वजह से कई एकड़ में लगी फसल पानी में डूब गई। इसके साथ ही पानी के तेज बहाव में कुछ हिस्सों में जमीन का कटाव भी शुरू हो गया। वहीं कई सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को उन सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राहत और बचाव का काम तेज करने के भी आदेश दिए गए। उधर हरियाणा के यमुनानगर में मौजूद हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गई। इससे नदी के किनारे मौजूद कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। हालांकि खतरे को भांपकर प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवा लिया। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहत शिविरों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद उस पर बना पुराना लोहे का पुल बंद कर दिया गया, लेकिन परेशानी ये रही कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही रहा तो फिर नदी का पानी 208 मीटर को पार कर सकता है, जबकि 205 मीटर को खतरे का निशान माना जाता है। मतलब पानी उससे भी 3 मीटर तक ऊपर पहुंच सकता है। इससे पहले जुलाई 2023 में यमुना नदी का जलस्तर 208 मीटर को क्रॉस कर गया था। उसकी वजह से दिल्ली के कई इलाके डूब गए थे। इस बार भी हालात कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में आसमान से बेहिसाब बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि हथनीकुंड बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया। इसके बाद हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में कई बार पानी छोड़ा गया। इसके अलावा वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज से भी यमुना नदी में पानी छोड़ा गया और उसकी वजह से यमुना नदी रौद्र रूप में आ गई। पिछले कुछ दिनों में हथनीकुंड बैराज, ओखला बैराज और वजीराबाद बैराज से यमुना नदी में बेहिसाब पानी छोड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गई और तो और नदी का पानी 206 मीटर को भी क्रॉस कर गया। परेशानी की बात यह रही कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यमुना का जलस्तर 208 मीटर को भी पार कर जाएगा। 2023 में यमुना नदी 208 मीटर को पार कर गई थी। उसकी वजह से दिल्ली के कई इलाके डूब गए थे। हालांकि प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए यमुना के किनारे बसे इलाकों को खाली करवा लिया। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुराने लोहे के पुल पर जाकर बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। बाद में वो गीता कॉलोनी इलाके में लगाए गए राहत शिविर में पहुंच गई। हथनीकुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। यमुना नदी के उफान पर आने से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। यमुना बाजार इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। आईटीओ समेत कई दूसरे इलाकों में भी नदी का पानी घुस गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुराना लोहे का पुल भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा प्रशासन ने लोगों से यमुना नदी से दूर रहने की अपील की। लेकिन दिल्ली में यमुना नदी की वजह से खलबली मची तो दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश ने पूरे शहर को हलकान कर दिया। वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी रहीं, लोगों के मकानों में पानी भर गया। वहां इतनी बारिश हुई कि कई अंडरपास लबालब हो गए। सड़कों को तो ढूंढना ही मुश्किल हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कुछ इलाकों में तो कई मकानों की दीवारें भी ढह गईं। पक्के मकानों की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। यहां तक कि गुरुग्राम के नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। एक दिन पहले गुरुग्राम के लोगों को इसी भीषण बारिश की वजह से घंटों तक जैम में फंसा रहना पड़ा। और अगले दिन भी गुरुग्राम की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। कुछ ही घंटों की बारिश ने दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम को मानो डुबो दिया। चारों तरफ पानी का कब्जा नजर आया। गुरुग्राम जैसे शहर में बने चौड़े चौड़े अंडरपास पानी में डूब गए। गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके में बना एक अंडरपास तो पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। उसमें इतना पानी भर गया कि पानी कई फीट की ऊंचाई पर लगे बोर्ड तक पहुंच गया। हालांकि ये कोई इकलौता अंडरपास नहीं था जहां ऐसी स्थिति रही। कई और अंडरपास भी पानी और मलबे से भरे दिखे। इसके बाद गुरुग्राम के कई अंडरपास बंद करने पड़े। अंडरपास को अभी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इस अंडरपास की आप कंडीशन देखिए, किस हालातों में इन अंडरपासेस को अभी छोड़ दिया गया है। गुरुग्राम के करीब करीब सभी इलाके घंटों तक हुई बारिश से बेहाल हो गए। वहां की चौड़ी चौड़ी सड़कें गायब हो गई। उनमें दौड़ने वाली गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो तैर रही हों। यहां तक कि गुरुग्राम के नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। और कुछ ही घंटों की बारिश ने गुरुग्राम को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। वहां के कई मशहूर इलाके भी पानी में डूब गए। सड़कों पर तो मानो समंदर ही आ गया। बारिश के बाद वहां जमा हुआ पानी सड़कों पर हिलोरे मारता दिखा। और गुरुग्राम के लोग उसी बारिश के मटमैले पानी से गुजरने को मजबूर दिखे। कुछ जगहों पर तो यह पानी इतनी मुसीबत लेकर आया कि मकान ढह गए। कई कच्चे मकानों के नीचे की मिट्टी खिसक गई।
जो बच गए उनकी दीवारें टूट गईं। यहाँ तक कि पक्के मकानों में भी इस बारिश की वजह से दरारें आ गई। पुलिस की इमरजेंसी गाड़ी आई थी, उन्होंने हमारे को मकान से बाहर निकलने की हिदायत दी। हमने मकान बाहर निकल गए, रात भर हम अपने मकान से बाहर रोड पर रहे, बाहर ही खाना बनाया हमने। गुरुग्राम की यह हालत कुछ ही घंटों की बारिश में हो गई। दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्ते में तो लंबा जैम लग गया था। वहां सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। लोग घंटों तक अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए। गुरुग्राम में लगे इस महाजैम के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। उन वीडियो में कई किलोमीटर तक कतार में फंसी गाड़ियां दिखाई दी। जहां तक निगाह गई, गाड़ियों की लाइटों से एक लाल लकीर सी खिंची दिखी। सौ बात की एक बात यह कि शहर कैसे नहीं बनाने होते, अगर उसका कहीं उदाहरण देखना हो तो गुड़गांव आ जाओ। सॉरी, गुड़गांव नहीं, गुरुग्राम है। और कुछ सही हो ना हो, नाम जरूर सही से लेना है। ऐसा लगता है नाम को लेकर इतना हाइपर इसलिए हो जाते हैं लोग क्योंकि नाम बदलने के अलावा कोई काम तो हुआ ही नहीं शायद। बाकी क्या हुआ है, ये गुड़गांव या गुरुग्राम इसलिए बना था कि दिल्ली की कंजेशन कम होगी, बढ़ती हुई दिल्ली को फैलने के लिए खुली जगह मिलेगी, और ये खुद ही चौक हुआ पड़ा रहता है। गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कुंडली वगैरह ये सब दिल्ली के सैटेलाइट शहर हैं, दिल्ली के आसपास बसे हुए। इन सब में गुड़गांव क्योंकि एयरपोर्ट के पास था तो वहां बड़ी बड़ी कंपनियां बस गईं, तो गुरुग्राम वालों की नाक ऊंची रहती है, लेकिन साल में 9-10 महीने ही ऊंची रख पाते हैं। बारिश के 2 महीनों में यहां के लोग नोएडा और बाकी जगहों के लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे गरीब देशों के लोग अमेरिका और यूरोप को देखते हैं। फ्लड प्लेन सुना होगा ना आपने, नदी के किनारे जो निचले इलाके होते हैं जो बारिश में पानी में समा जाते हैं और बाकी टाइम पर वहां पट्टे पर जमीन देकर सब्जियां उगाई जाती हैं, उनको कहते हैं डूब क्षेत्र, क्योंकि बारिश में जब नदी उफान पर आती है तो वो डूब जाते हैं। लेकिन गुरुग्राम ऐसा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाया है, ऐसी टाउन प्लानिंग है शहर की कि ये बिना किसी नदी के ही डूब क्षेत्र है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर, कितने महंगे महंगे मकान हैं, ये तो पूरे देश की पब्लिक जानती है। अरे ब्रिस्टल चौक का शराब का ठेका उठा था अभी पिछले दिनों कोई 100 करोड़ रुपए, एक शराब की दुकान 100 करोड़ रुपए। एक ठेके का यह हाल है तो सोचो कि पूरे शहर में कितनी शराब बिकती होगी। तो लोगों ने शहर कहना शुरू कर दिया कि शराब पानी की तरह बहती है इस शहर में, इसलिए शायद पानी को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे बोल दिया, मैं दिखाता हूं बहना होता क्या है। तो भाई साहब, पानी ने फिर बारिश में दिखा दिया कि पानी की तरह बहना होता क्या है। अंडरपास तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बनाए ही साल भर का पानी स्टोर करने के लिए हो। और दिल्ली के दूसरी तरफ है नोएडा, सेम टू सेम बारिश उधर भी पड़ती है। गुरुग्राम हरियाणा में, नोएडा यूपी में। बारिश में दिक्कत तो नोएडा में भी होती है, लेकिन गुरुग्राम को देख लो तो लगता है कि नोएडा सिंगापुर है। फर्क हरियाणा यूपी का समझ रहे हो आप? नहीं, कांग्रेस बीजेपी का भी नहीं है, क्योंकि अब तो कई साल से दोनों जगह बीजेपी है। एक बड़ा फर्क है, 2008 में गुरुग्राम में बन गया था नगर निगम, 2011 से उसके पास पूरी ताकत भी आ गई थी। तो नगर निगम बना था तो कहा गया था कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि नगर निगम देखेगा कि नालियों की सफाई टाइम से हो जाए, गड्ढे भर जाए, पानी की निकासी हो जाए, चौक पॉइंट ठीक हो जाए, वगैरह वगैरह। बेचा तो ऐसे ही गया था नगर निगम बनाने का फैसला। लेकिन नगर निगम होता है तो क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, नेता लोग आ जाते हैं। तो हर बार गुरुग्राम के नगर निगम के इलेक्शन में ये बारिश की मुसीबत की रस्म अदायगी वाले वादे तो हर पार्टी करती है, लेकिन वोट किन बातों पर पड़ते हैं वो तो आप जानते ही। वैसे ही वोट पड़ते हैं और फिर हर साल बारिश होती है और पूरे शहर का स्विमिंग पूल बन जाता है। नोएडा में क्या है, नगर निगम ही नहीं है। नोएडा बना था पार्लियामेंट के कानून से, तो नोएडा को चलाते हैं अधिकारी लोग, सीधा उनको अपॉइंट किया जाता है। एक अथॉरिटी का सीईओ होती है या होता है, और एक डीएम होती है या होता है। परफेक्ट सिस्टम भले ही ना हो, लेकिन गुरुग्राम को बारिश में देखकर तो नोएडा वाले बोलते हैं कि यही ठीक है। अभी पिछले दिनों अदालत में कोई मामला गया तो यह बात फिर उठी कि नोएडा में भी नगर निगम बना दो। वही तर्क दिए गए कि लोगों का चुना हुआ निगम होगा तो लोगों के हितों को बेहतर समझेगा। लेकिन बारिश में गुरुग्राम को देखकर तो नोएडा वाले कहीं मंदिरों में यज्ञ न करने लग जाएं कि हे प्रभु, नोएडा में नगर निगम मत बनवा देना, नहीं तो यहां भी नेता लोग आ जाएंगे और जो शहर के नाम पर दिख रहा है वो भी कहीं गुरुग्राम न बन जाए। गुरुग्राम की इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का फायदा ही ये लगता है कि ऊपर से साफ दिख जाता है कि कितने किलोमीटर का जैम लगा हुआ है। शुभांशु शुक्ला अभी ऊपर होते ना अंतरिक्ष में, तो वहां से 2 चीजें दिख जाती उनको भी, चीन की दीवार और गुरुग्राम का जैम। 100 बात की एक बात। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए।
लगातार हो रही बारिश के बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने मथुरा के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां यमुना किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो गए। इतना ही नहीं, यमुना का पानी धीरे धीरे मंदिरों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी कई श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर उन मंदिरों में आरती करने पहुंच गए। हालांकि प्रशासन ने लोगों से नदी के पास जाने पर सतर्क रहने की अपील की, क्योंकि यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहता नजर आया। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने सारे घाट पानी में डूबे दिखाई दिए। यमुना का पानी मंदिरों की सीढ़ियों और गलियों तक पहुंच गया। ऐसे में घाट तक आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ गईं। बढ़ते खतरे के बीच कई श्रद्धालु आरती करते नजर आए। नदी के तेज बहाव को देखते हुए कुछ लोग दूर से ही पूजा पाठ करते दिखे। अभी अगर बारिश लगातार होती है तो फिर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ सकती है। यहाँ पर जो आप पानी का लेवल देख रहे हैं, क्योंकि आगे अगर हम देखें तो ये गलियों तक पानी पहुंच गया है, लोगों के घरों तक भी पानी पहुंच गया है। यमुना की उफनती लहरों में घाटों का दिखाई देना ही बंद हो गया। यहाँ तक कि आरती करने वाली जगहें भी पानी में डूबी नजर आईं। ऊंचाई पर होने के बावजूद कई मंदिरों की सीढ़ियां पानी में डूब गईं। वहां आने वाले श्रद्धालुओं के घुटनों तक पानी भरा नजर आया। लगातार हो रही बारिश के बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर आ गई। ऐसे में मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। इधर पंजाब में भारी बारिश के बाद नदियों में आए उफान ने कई जिलों में कोहराम मचाकर रख दिया। पंजाब में बहने वाली सतलुज, ब्यास और रावी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि गांव के गांव उसमें समा गए। बाढ़ से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। पंजाब सरकार के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की विनाश लीला का शिकार हुए। बीते 1 महीने से मचे कोहराम में करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब में बाढ़ का सबसे बुरा असर वहां के किसानों पर पड़ा, क्योंकि किनारों को तोड़कर नदियों का पानी उनके खेतों में घुस गया, जिसकी वजह से करीब 3 लाख एकड़ में फैली फसल पूरी तरह तबाह हो गई। लेकिन बाढ़ ने पंजाब के किसानों के सिर्फ फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनकी गाय भैंसें भी बाढ़ में बह गईं। पंजाब सरकार ने इस साल आई बाढ़ को बीते 40 साल में पंजाब में आई सबसे बड़ी त्रासदी बताया। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन की तरफ से की गई मदद नाकाफी साबित होती दिखी, क्योंकि पंजाब में कुदरत ने इतने बड़े पैमाने पर कहर बरपाया कि सब कुछ तबाह होता दिखाई दिया। और खेतों में सोना उगाने वाली पंजाब के कई जिलों की मिट्टी कीचड़ और बाढ़ के पानी में डूब गई। पूरे पंजाब में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए और 1000 से ज्यादा गांव पानी में कैद हो गए। पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, पठानकोट और रूपनगर में बाढ़ की विनाश लीला दिखाई दी। पंजाब के अजनाला में जहां तक नजर गई वहां तक बस पानी ही पानी नजर आया। नतीजा ये हुआ कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की ओर से उतनी मदद नहीं मिली है, इसीलिए आम लोग देखिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कैसे खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है, दूध, ब्रेड, ये तमाम चीजें पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पंजाब के किसानों पर पड़ी। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं, तो कई जगहों पर उनके कीमती जानवर पानी में बह गए और जो बच गए उनके सामने चारे की समस्या खड़ी हो गई। जैसे तैसे इन मवेशियों तक भी खाना पहुंचाया गया है। सबसे बुरी स्थिति यही है कि मवेशियों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजपुर जिले में तो बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों को घर छोड़कर सड़कों पर डेरा डालना पड़ा। फिरोजपुर में भी 100 से ज्यादा गांव जो हैं इस बाढ़ की चपेट में हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 45,000 लोग जो हैं इस बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आपदा में मदद की मांग की। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में उफनती नदी में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए फजान भट्ट नाम के आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। फजान ने रस्सी और वहां रहने वाले कुछ लोगों की मदद से नदी में फंसे उस व्यक्ति को बाहर निकाला। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक घटना तब हुई जब वो व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कुलगनी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नदी में उफान आने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली डूब गई। नदी में पानी का बहाव खतरनाक रूप से बढ़ गया, उसकी वजह से वो व्यक्ति नदी में फंस गए। नदी की लहरों में बहने से बचने के लिए वो एक पत्थर के ऊपर किसी तरह खड़े हो गए। नदी में किसी के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत आसपास रहने वाले लोग नदी के किनारे जमा हो गए। इसके बाद नदी में फंसे उस व्यक्ति को बचाने के लिए लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन नदी के जिस हिस्से में वो फंसे थे वहां पहुंचना बेहद खतरनाक था, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कुलगनी नदी उफान पर थी, जिसमें उतरने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था। उसी कुलगनी नदी के बीच में एक व्यक्ति फंसे नजर आए।
उन्हें नदी में फंसा देख किनारे पर खड़े लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि जरा सी गलती की वजह से उनकी जान तक जा सकती थी। तभी फजान भट्ट रस्सी का एक सिरा पकड़कर नदी में उतर गए। रस्सी का दूसरा सिरा किनारे पर खड़े लोगों ने पकड़ लिया। फजान सधे हुए कदमों से नदी में आगे बढ़ते गए, लेकिन नदी में जिस जगह वो व्यक्ति फंसे थे वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसीलिए फजान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। थोड़ी देर में ही नदी की उफनती लहरों को पार करते हुए फजान उस व्यक्ति तक पहुंच गए। उन्होंने उसकी कमर में रस्सी बांध दी। इसके बाद वो दोनों नदी से निकलने में जुट गए, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उनके कदम लड़खड़ाने लग गए। इस पर फजान ने उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद लिया। हालांकि चंद कदम आगे बढ़ने के बाद ही फजान ने उन्हें नीचे उतार दिया। इसके बाद दोनों एक बार फिर धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने शुरू हुए। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दोनों नदी की लहरों में समा जाएंगे। हालांकि किसी तरह दोनों रस्सी और किनारे पर खड़े लोगों की मदद से बाहर निकल आए। इधर जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश और हाईवे बहने की समस्या के बाद वहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार से एक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में आई आफत के बाद वहां से गुजरने वाले कई नेशनल हाईवे बह गए। कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर के कई इलाके तो ऐसे रहे जिनका बाकी राज्यों से संपर्क ही कट गया, क्योंकि वहां तक आने जाने का रास्ता बारिश और लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। इसी वजह से वहां ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर फलों की पैदावार होती है। यही फल बाकी राज्यों में बेचने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन सड़कें बर्बाद हो जाने से जम्मू कश्मीर के फल ट्रकों पर ही लदे रह गए। क्योंकि उन ट्रकों को जिन रास्तों से होते हुए देश के बाकी राज्यों तक पहुंचना था, वो रास्ते बारिश की भेंट चढ़ गए। जम्मू कश्मीर में जगह जगह हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद कई नेशनल हाईवे तक बंद हो गए। लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। मैं हाईवे पे हूँ और देखिए यहाँ बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ पर गिरे हैं, ये हाईवे पर मौजूद है। इसका असर ये हुआ कि फलों से लदे ट्रक जम्मू कश्मीर से निकल ही नहीं पाए। वहाँ फलों की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर होती है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि अगर जल्द ही उन फलों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता न ढूंढा गया तो वहां फल रखने की जगह तक नहीं बचेगी। इसी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से एक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की कि जो एक कार्गो ट्रेन स्पेशली चलनी चाहिए इसके लिए, ताकि फ्रूट जो है हमारा यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर चला जाए, दिल्ली तक चला जाए। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई कि ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले फल देश के बाकी राज्यों तक पहुंच पाएंगे। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चल सकेगी। और इस सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में आई बाढ़ को लेकर बेतुका बयान दे दिया। एक टीवी चैनल से फोन पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कुदरत के इस कहर को खुदा की मेहरबानी और अल्लाह का इनाम बता दिया। और तो और उन्होंने पाकिस्तान की जनता से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के बजाय बाढ़ के पानी को घरों में स्टोर करने की नसीहत दे दी, क्योंकि पिछले कई दिन से पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत भयानक बाढ़ की चपेट में है। वहां गांव के गांव पानी में डूब गए। शहरों तक जाने वाले रास्तों पर आदमियों के डूबने तक पानी भर गया। इससे कई इलाकों का संपर्क शहरों से टूट गया। लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रावी, चिनाब और सतलुज नदियां उफान पर आ गईं। और उसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में तांडव मच गया। भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान में रावी, चिनाब और सतलुज नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में गांव के गांव पानी में समा गए। सैकड़ों घरों और सड़कों का नामो निशान मिट गया। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को लेकर एक बेतुका बयान दे दिया। उन्होंने एक टीवी चैनल से फोन पर बातचीत करते हुए कुदरत के इस कहर को खुदा की मेहरबानी और अल्लाह का इनाम बता दिया। और तो और उन्होंने पंजाब और सिंध प्रांत के लोगों से सरकार का विरोध करने के बजाय बाढ़ के पानी को घरों में स्टोर करने की नसीहत दे डाली। ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। मतलब अपने इस बयान से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ से परेशान पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बेहाल हैं। उनके सामने खाने पीने तक का संकट खड़ा हो चुका है। इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप लगाया गया। पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पर पुलिस हिरासत से फरार होने का आरोप लगाया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक रेप के एक मामले में उन्हें हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया था।
लेकिन पुलिस ने आरोप लगाया कि थाने ले जाने के दौरान हरमीत सिंह पठान माजरा और उनके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और फरार हो गए। उसके एक साथी बलविंदर सिंह ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया, जिस पासों 3 असले बरामद किए गए ਤੇ ਇੱਕ फॉर्च्यूनर ਗੱਡੀ भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। पहले ये इनाम 50,000 रुपए का था। गुलशन यादव पर हत्या की कोशिश, अवैध वसूली, लूट और गैंगस्टर एक्ट के तहत 53 केस दर्ज हैं। वो पिछले 1 साल से फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए एडीजी प्रयागराज जून महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पंजाब के मुक्तसर में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार करने का दावा किया। तलाशी के दौरान पुलिस को उनके पास से 5 पिस्तौल और बड़ी संख्या में गोलियां मिली। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश वहां कोई बड़ी घटना करने वाले थे। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक की खबरों के बीच सियार के हमले से हड़कंप मच गया। वहां एक सियार ने एक बच्चे समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। बताया गया कि 6 साल का वो बच्चा गन्ने के एक खेत के पास बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान उसे अकेला देख गन्ने के खेत में छिपे सियार ने उस पर झपट्टा मार दिया। सियार ने बच्चे के चेहरे और पैर पर दांत गाड़ दिए। हमला होते ही बच्चे ने चीखना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वो बच्चा खून से लथपथ हो चुका था, क्योंकि वो सियार उसे बुरी तरह नोच रहा था। लोगों ने सियार को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं भागा। इसके बाद बच्चे को बचाने के लिए वो सियार से भिड़ गए, लेकिन उसने उन्हें भी घायल कर दिया और दोबारा गन्ने के उसी खेत में भाग गया। इस घटना से भड़के लोगों ने बाद में उस सियार को ढूंढ निकाला और पीट पीट कर उसकी जान ले ली। लेकिन भेड़ियों के बाद सियार का भी हमला होने से लोग बुरी तरह डर गए। बहराइच की महसी तहसील में कुछ दिन पहले भेड़ियों के हमलों में 4 लोग घायल हो गए थे। इस बार वहां पठान दोबहा नाम के गांव में सियार ने एक बच्चे समेत 3 लोगों को अपना शिकार बना लिया। सियार के हमले में घायल हुए उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मासूम बच्चा है, आप बच्चा देख सकते हैं किस तरीके से ये अस्पताल में भर्ती है और इसके पैरों को नोच डाला उसने, फिर चेहरे को नोच डाला, बुरी तरीके से चेहरा इंजर्ड है। बताया गया कि 6 साल का वो बच्चा बकरियां चराने गया था। उसी वक्त गन्ने के खेत से निकले एक सियार ने उस पर हमला बोल दिया। बच्चे के शोर मचाने पर एक महिला और एक आदमी उसकी मदद के लिए आए, लेकिन सियार ने उन्हें भी जख्मी कर दिया। हालांकि बाद में गांव के लोगों ने सियार की तलाश की और डंडों से पीट पीट कर उसे मार डाला। इस घटना के बाद वन विभाग ने वहां 7 टीमों को उतार दिया ताकि आतंक की वजह बन चुके भेड़ियों और सियारों को पकड़ा जा सके। बच्चों को अकेले में या फिर झाड़ियों जंगल क्षेत्र में नहीं जाने हेतु लोगों से आग्रह किया जा रहा है। वन विभाग ने खतरे वाले इलाकों में ड्रोन उड़ाकर आसमान से निगरानी भी तेज कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर भी हंगामा किया गया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हो गई। एबीवीपी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना से नाराज थे। बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बिना मान्यता लिए ही छात्रों का एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू करा दी। 4 साल से परीक्षाएं भी नहीं हुई। इसी को लेकर छात्रों के प्रदर्शन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स यूनिवर्सिटी कैंपस के पास पहुंच गई थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ कुछ बाहरी लोग भी परिसर में घुस आए और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दौड़ाकर पीटा गया था। पुलिस के लाठीचार्ज में 12 छात्र घायल हो गए थे। इनमें एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। लेकिन बाराबंकी में हुई लाठीचार्ज की इस घटना पर लखनऊ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बसों में और गाड़ियों में बैठाना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी में बैठाए गए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। विधानसभा के घेराव के अलावा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर भी हंगामा किया।
एबीवीपी छात्र संगठन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में एकजुट हुए थे। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में प्रदेश भर से यहाँ पर जो छात्र संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी से विधानसभा तक एक विरोध मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और समझा बुझाकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में योगी आदित्यनाथ ने एक्शन ले लिया। मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रशासन ने बाराबंकी के सीओ सिटी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा बाराबंकी नगर कोतवाली प्रभारी और गदिया पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। सरकार ने अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इतना ही नहीं, अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल को रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की वैधता की जांच करने के आदेश भी दे दिए गए। हालांकि इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दावा किया कि उनके पास मान्यता से जुड़े पूरे दस्तावेज मौजूद हैं और हर तरह की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। जबकि मान्यता रद्द होने के बावजूद एडमिशन लेने और मोटी फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए एलएलबी के छात्रों ने रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लेकिन प्रदर्शन के दौरान बात बिगड़ गई थी। पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों को दौड़ा दिया था और पुलिस के एक्शन में आते ही वहां अफरा तफरी मच गई थी। और जिसे जहां जगह मिली वो बचने के लिए उसी तरफ भागता दिखा। अफरा तफरी के बीच एक छात्र सड़क पर गिर गया, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले उस छात्र पर लाठियां लेकर टूट पड़े। उन्होंने उस छात्र पर बिना रुके लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जमीन पर गिरा वो छात्र पुलिस वालों की लाठी से बचने के लिए चीखता चिल्लाता रहा और हाथ जोड़ता दिखा। इसी तरह एक और छात्र को पुलिस वाले पकड़कर पीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाते दिखे। थोड़ी ही दूरी पर पुलिस की एक गाड़ी के पास एक और छात्र जमीन पर गिरा हुआ दिखा, जिस पर पुलिस वाले लगातार लाठियां बरसाते नजर आए। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने उपद्रव शुरू कर दिया और यूनिवर्सिटी के नजदीक मौजूद गदिया पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की गई। जबकि छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ कुछ बाहरी लोग भी यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए थे और उन्होंने शांति से चल रहे प्रदर्शन में उपद्रव शुरू किया था। छात्रों के मुताबिक पुलिस के लाठीचार्ज में 15 से ज्यादा छात्र घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उधर तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी को पार्टी से निकाल दिया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को उनकी पार्टी बीआरएस से निकाल दिया गया। ये फैसला बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने खुद लिया। पार्टी ने के कविता के हालिया बयानों और गतिविधियों को संगठन की नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में धरने पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल को आजाद मैदान खाली करने का नोटिस भेज दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने उनका प्रदर्शन खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया तो अंजाम बुरा होगा। गीतकार जावेद अख्तर का कोलकाता में होने वाला शो रद्द कर दिया गया। ये कार्यक्रम राज्य सरकार की उर्दू अकादमी की ओर से आयोजित किया जाना था, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने उनके कार्यक्रम का विरोध किया था। विरोध करने वाले लोगों ने जावेद अख्तर की टिप्पणियों को धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बताया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों ने चिंता गुफा थाना इलाके में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बाद में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की बताई गई जगह से एक टिफिन बम और जिलेटिन की छड़ों समेत कई दूसरी चीजें बरामद करने का दावा किया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छेड़खानी का विरोध करने वाली महिला को धमकी देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों ने महिला को घेर कर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी थी और धमकाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला ने अपने साथ हुई छेड़खानी के बाद आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी थी। स्कूटर से आया आरोपी महिला की कमर पर हाथ मारकर फरार हो गया था, लेकिन महिला ने उसे ढूंढकर उस पर थप्पड़ बरसा दिए थे। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन इस घटना के 4 दिन बाद आरोपी के परिजन और जानने वाले उस महिला के घर पर पहुंच गए। बताया गया कि वो इस बात से नाराज थे कि महिला ने छेड़खानी के आरोपी को सरेआम क्यों पीटा और इसीलिए उन्होंने महिला के साथ गाली गलौज की। गुस्से से आग बबूला हुए एक आरोपी के मुंह से तो हर दूसरा शब्द गाली ही निकल रहा था। चौंका देने वाला मामला वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र का रहा। वहां जिस महिला के साथ बदसलूकी की गई, उन्होंने 25 अगस्त को छेड़खानी करने के आरोपी को पीट दिया था।
वो उनकी कमर पर हाथ मारकर भाग गया था। जब देखेंगे तब मारेंगे। पिटाई के बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद यानी 29 अगस्त को उसके परिवार वाले महिला के घर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया और महिला को धमकियां दी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए महिला को धमकाने के आरोप में भी 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर राजस्थान के जोधपुर में मदरसा चलाने वाले मौलाना अफजल नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने झाड़ फूंक के नाम पर कई महिलाओं का यौन शोषण किया। इसका पता चलने के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौलाना अफजल भाग निकले। मौलाना के भागने के बाद वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गई। जांच में पता चला कि मौलाना अफजल ने झाड़ फूंक के लिए शहर के घंटाघर इलाके में बाकायदा एक ऑफिस खोल रखा था। दावा किया गया कि वो उन महिलाओं को निशाना बनाते थे जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। आरोप लगाया गया कि मौलाना अफजल ने झाड़ फूंक करने के बहाने कई महिलाओं का यौन शोषण किया। पुलिस ने दावा किया कि मौलाना अफजल के खिलाफ किसी भी महिला ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मौलाना अफजल की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुट गईं। मौलाना की करतूत से पर्दा तब उठा जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें वो अपने झाड़ फूंक वाले ऑफिस के अंदर एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते नजर आए। मौलाना अफजल कभी महिला को गले लगाते तो कभी अपनी तरफ खींचते दिखे। काफी देर तक वो उस महिला के साथ बदसलूकी करते रहे। जैसे ही मौलाना अफजल का चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हुआ, पूरे जोधपुर में हड़कंप मच गया। उनके ऑफिस के बाहर भीड़ जमा हो गई। तुरंत पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गई, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही मौलाना वहां से भाग निकले। उस वीडियो के मुताबिक एक शख्स है किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ करता हुआ दिख रहा है। जांच में पता चला कि मौलाना अफजल एक मदरसा चलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने जोधपुर के घंटाघर इलाके में झाड़ फूंक के लिए एक ऑफिस खोल रखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौलाना उन महिलाओं को निशाना बनाते थे जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। आरोप लगाया गया कि झाड़ फूंक के नाम पर उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया। पुलिस ने मौलाना अफजल की तलाश शुरू कर दी। हालांकि मौलाना के खिलाफ किसी भी महिला ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उन पर जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। दोनों गुटों के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ गई कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। बिहार में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहे गए अपशब्दों के विरोध में इटावा में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक समेत कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और मार्च निकाला, लेकिन बखेड़ा तब खड़ा हो गया जब बीजेपी का मार्च कांग्रेस दफ्तर के ठीक सामने से गुजरा। बीजेपी के नारों के जवाब में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नारे लगाने लग गए। वो अपने दफ्तर की छत पर खड़े हो गए, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता नीचे सड़क से नारेबाजी कर रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर की छत से पलटवार किया। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए, लेकिन आग की लपटों में घी डालने का काम तब हुआ जब नारेबाजी के दौरान किसी ने पत्थर चला दिया। इसके बाद तो दोनों तरफ के लोग भड़क गए और हमले शुरू कर दिए। देखते देखते ईंट पत्थरों की बौछार होने लगी, भगदड़ मच गई। पत्थर किसके सिर पर गिरे तो किसी के सिर पर गिरे तो किसी की पीठ पर गिरे। कई लोग घायल हो गए। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अंधाधुंध पत्थर उछालते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। ये बवाल इटावा में नगर पालिका चौराहे पर हुआ। वहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। उन्होंने बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने का विरोध किया। सख्त सुरक्षा के बीच बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़े। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के सामने पहुंच गए। उन्हें देखते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने दफ्तर की छत पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने नीचे से हो रही नारेबाजी का जवाब दिया। दोनों तरफ से चल रहे जुबानी वार पलटवार के बीच किसी ने पत्थर चला दिया। इसके बाद तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बुरी तरह भिड़ गए। उन्होंने ईंट पत्थरों की बौछार कर दी
और यह हंगामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा, क्योंकि पथराव से भड़के बीजेपी के नेता कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, क्योंकि उनके मुताबिक पत्थरबाजी की शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई, जबकि कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी के लोगों को जिम्मेदार बताया। इस बवाल के दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो कांग्रेस के दफ्तर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच पुलिस वालों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की तक हो गई। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी शुरू करने का आरोप लगाया और धरना दिया। वो काफी देर तक कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही बैठे रहे। जान से मारने की नीयत से ऊपर से बड़े बड़े ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे, गालियां दी जाने लगी। पुलिस ने पथराव के मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। पुलिस ने किसी भी तरीके से भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं रोका, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी गाली गलौज, पत्थरबाजी सब कुछ की है। पुलिस ने इटावा में कांग्रेस दफ्तर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, ताकि पत्थरबाजी करने वाले सभी आरोपियों की पहचान की जा सके। लेकिन पीएम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने के बाद भड़के विवाद ने कम होने का नाम नहीं लिया। इटावा की ही तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वहां धरना दिया। उन्होंने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया, क्योंकि विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही बिहार के दरभंगा में पीएम की मां के लिए अपशब्द कहे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने इसे पूरे देश की महिलाओं का अपमान बताया। इस मुद्दे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। और इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जयपुर में भी धरने पर बैठी। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की मां के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने का विरोध किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इन्होंने अनगिनत गालियां दी प्रधानमंत्री जी को, अब स्वर्गीय माता जी को भी गाली देने के, क्या इतने गिर सकते हो आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार इस विवाद पर कोई बयान दिया। पीएम के मुताबिक उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां के लिए अपशब्द कहे जाएंगे। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री की मां के अपमान के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा कर दी। उधर प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर बीजेपी की कई महिला नेताओं का गुस्सा भड़क उठा। बीजेपी ने इसे देश की सभी महिलाओं का अपमान बताया और इस मामले पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। वो विपक्ष जो केवल संविधान झलकाता है, अरे आपकी अभद्रता ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। और आगामी बिहार चुनाव में आप देख लीजिएगा, सीता मैया के परम भक्त बिहार की जनता आगामी बिहार चुनाव में इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगी। जिस तरीके से सो कॉल्ड 2 युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। उनको क्या तो मैं संस्कारों के बारे में बताऊं। हमने देखा बार बार जिस तरह से महिलाओं का अपमान होता है हमारे देश में, उनके द्वारा, उनकी पार्टियों के द्वारा, उनके जो सहयोगी दल है उनके द्वारा। बहुत ही गलत बात है। उनको तुरंत सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, सबके सब चुप है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं आया कि हमारे स्टेट से जो भाषा बोली गई वो निंदनीय है। बड़ी खबर आई चीन से। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार पर चीन में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन चीन पहुंच गए।
उनके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर समेत कई देशों के नेता पहले से ही बीजिंग में मौजूद हैं। दूसरे विश्व युद्ध को 80 साल हुए खत्म हुए। एशिया में युद्ध के अंत को चीन हर साल बड़े सम्मान से याद करता है, इसीलिए विक्ट्री डे के जरिए चीन की कोशिश अपनी ताकत दिखाने की है। यह दिन चीन के लिए सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व और राजनीतिक संदेश का प्रतीक है। 100 बात की एक बात यह कि पीएम मोदी के चीन दौरे की तो बहुत सारी खबरें लोगों ने जान ली, लेकिन आपने नोट किया कि पीएम मोदी चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं हुए। एससीओ सम्मेलन के बाद चीन में विक्ट्री डे परेड होनी थी। एससीओ सम्मेलन में शामिल ज्यादातर नेता विक्ट्री डे परेड के लिए रुके, पुतिन भी रुके। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन तो अपनी ट्रेन में बैठकर विक्ट्री डे परेड के लिए आए, क्योंकि उत्तर कोरिया तो एससीओ में शामिल नहीं है। लेकिन पीएम मोदी नहीं रुके। तो पहले तो समझते हैं ये परेड है किस बात की। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए 80 साल हो गए, ये उस जीत की परेड है। तो दूसरा विश्व युद्ध जो था वो जीता था रूस और अमेरिका और उनके यूरोप के साथियों ने जर्मनी और जापान और उनके साथियों के खिलाफ। तो उस जीत का जश्न तो कई देशों में मनाया जाता रहा है, लेकिन उसी दूसरे विश्व युद्ध में एक युद्ध चला था जापान और चीन के बीच। तो जापान जब विश्व युद्ध में हार गया था, जब अगस्त 1945 में अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु बम फेंक दिया था, तो चीन के सामने भी जापान ने सरेंडर कर दिया था 2 सितंबर 1945 को। लेकिन अब तक यह विश्व युद्ध का ही हिस्सा माना जाता रहा और चीन में कोई अलग से जापानी सेना के सरेंडर का जश्न नहीं मनाया जाता था। 1945 से 70 साल तक ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन 1945 के 70 साल बाद 2015 में चीन ने इसको मनाना शुरू किया। चीन ने 2015 में विक्ट्री डे परेड निकाली जापान पर अपनी जीत की याद में। तो अब इस परेड के जरिए चीन जापान को यह संदेश दे रहा है कि देख लो हम अब तक कहां पहुंच गए। और भारत के जापान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। चीन और रूस का एक खेमा है, तो जापान अब अमेरिका वाले खेमे में है। तो चीन में एससीओ की बैठक में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे। तो उसका मकसद भी यह संदेश देना था कि ट्रंप सरकार की नीतियों की वजह से अगर भारत का अमेरिका से मतभेद बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत जापान के साथ नहीं है। यह साफ संदेश दे दिया गया कि रूस और चीन के साथ बात कर रहे हैं अमेरिका की चुनौती से निपटने के लिए, लेकिन जापान से हमारे रिश्ते मजबूत हैं और भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जो जापान के हित में ना हो। इसलिए एससीओ सम्मेलन में जरूर गए पीएम, लेकिन उस परेड के लिए नहीं रुके जो जापान पर हुई जीत के नाम पर आयोजित होती है। भले ही बाकी सारे देशों के नेता उस परेड के लिए रुके, लेकिन भारत नहीं रुका और पीएम एससीओ समिट के बाद लौट आए। कूटनीति में भारत किस तरह से यह वाला संतुलन बना रहा है, यह दुनिया भर के विश्लेषक देख रहे हैं और समझ रहे हैं। असल में आज वाला जापान जो आप देख रहे हैं, जापान पहले वैसा नहीं था। 1930 के दशक में जापान ने चीन पर हमला बोल दिया था, बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था चीन के। 1937 में तो खुलकर जंग शुरू हो गई थी। जापान चीन में सब कुछ तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। नानजिंग में तो जापान ने वो कत्लेआम मचाया था जो इतिहास में दर्ज है। महज 6 हफ्तों में 1937 में जापान ने नानजिंग में 2 से 3 लाख आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 6 हफ्तों में 3 लाख। जापान की सेना जैसी क्रूर सेना पूरी दुनिया में कोई नहीं थी, ऐसा माना जाता था। 1937 में यह जंग शुरू हुई तो चीन कई साल तक लड़ा। 1945 तक जब जापान ने सरेंडर किया, चीन के 3.5 करोड़ लोगों ने जापान से जंग में अपनी जान गंवाई थी। 3.5 करोड़ लोग। दूसरे विश्व युद्ध की कहानियां जो भी लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो उधर यूरोप में हिटलर का जर्मनी किस तरह से लोगों को मार रहा था, उसी के बारे में ज्यादा होता। हिटलर वाले जर्मनी के साथ ही जापान ने चीन में जो किया, उस इतिहास के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया तो यह चीन की बहुत बड़ी जीत थी और चीन इसको विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। लेकिन यह परेड तो जो इस साल हो रही है, ऐसी परेड तो अभी 2015 में जाकर की थी चीन ने, जापान पर जीत के 70 साल बाद। तो वो जापान 1945 से पहले वाला बिल्कुल अलग जापान था। विश्व युद्ध में अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया था, ये पता है सबको। उसके साथ ही अमेरिका भी हार गया था। हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। हार के बाद जापान ने संविधान लिखा
कि वो सेना ही नहीं बनाएगा। अमेरिका ने उसकी सुरक्षा अपने हाथ में ले ली थी। जापान ने चीन से बाकायदा कई बार माफी भी मांगी। 1937 से 1945 तक चले युद्ध की क्रूरताओं के लिए माफी मांगी, लेकिन चीन का मानना है कि जापान ने कभी दिल से माफी नहीं मांगी, और चीन ने भी यूं कहिए कि जापान को अभी तक माफ नहीं किया है। चीन में इस बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है कि एक तरफ तो जापान माफी मांगता है, दूसरी तरफ उसके नेता अपने उन लोगों को श्रद्धांजलि देने भी जाते रहते हैं जिन्होंने उस दौर में चीन पर जुल्म किए थे। तो यह तलखी चीन और जापान में तब से चल ही रही है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई थी। जापान गया अमेरिका के खेमे में, और कम्युनिस्ट चीन गया रूस वाले कम्युनिस्ट सोवियत संघ के खेमे में। और चीन के तो अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर के झगड़े रहते ही हैं, हर एक के साथ रहते हैं। जापान के साथ भी शिनकाकू टापुओं को लेकर झगड़ा चल रहा। 1972 तक चीन और जापान दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध तक नहीं थे। यह हालत थी दुश्मनी की। लेकिन जापान उद्योग में आगे निकलता गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गाड़ियों में, अर्थव्यवस्था जापान की बहुत आगे हो गई। दूसरा विश्व युद्ध हारा हुआ देश एकदम शांति की मिसाल बन गया, और टेक्नोलॉजी में जापान ने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया था 20वीं सदी में। तो चीन पिछड़ा रहा, गरीब रहा। लेकिन 1980 और 90 के दशक में चीन ने भी आगे बढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, और 21वीं सदी आते आते तो चीन भी जापान को टक्कर देने लग गया। तो 2015 में चीन ने पहली बार जापान पर 1945 में मिली जीत की याद में भव्य परेड निकालकर दुनिया को यह दिखाना चाहा कि अब वो जापान से अर्थव्यवस्था में भी पीछे नहीं। उसी विक्ट्री डे की परेड इस बार भी उसने रखी एससीओ समिट के बाद, और व्लादिमीर पुतिन समेत बाकी देशों के नेता जो आए थे एससीओ समिट के लिए, वो भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भारत ने अपने दोस्त जापान का भी सम्मान किया और चीन को भी संदेश दे दिया कि अमेरिका से भले ही टैरिफ की बात पर अभी तनाव चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने जापान का भी साथ छोड़ दिया। कूटनीति का संतुलन यही कहता है कि भारत अपना हित हर जगह देखे, हर देश अपना हित देखता है। संदेश यह कि चीन इसलिए गए थे क्योंकि वहां एससीओ सम्मेलन था और एससीओ का भारत सदस्य है। लेकिन जैसे ट्रंप को संदेश दिया कि रूस हमारा पुराना साथी है, अमेरिका के साथ रिश्ते उसकी कीमत पर नहीं हो सकते, उसी तरह यहां संदेश दिया कि जापान भी हमारा पुराना साथी है, ये रिश्ते भी उसको नाराज करने की कीमत पर नहीं हो सकते। भारत की विदेश नीति किसी और की पटकथा पर नहीं चल सकती। 100 बात की एक बात। उधर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उनके मुताबिक उन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देने के लिए T20 क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी कि वो घरेलू क्रिकेट और दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलना जारी रखेंगे। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस भारत के साथ होने वाली सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या बढ़ गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के बीच 19 अक्टूबर से 3 वनडे और 5 T20 मुकाबलों की सीरीज शुरुआत होगी। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप के लिए आवेदन जारी कर दिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रखी गई। संसद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर बैन लगने के बाद ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप से हट गया था। उधर मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन खत्म कर दिया। उन्होंने जीत का ऐलान करते हुए अपने समर्थकों को आजाद मैदान छोड़ने के लिए कह दिया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के 4 मंत्री सरकार का आदेश लेकर मनोज जरांगे पाटिल से मिलने पहुंचे थे। दावा किया गया कि मनोज जरांगे पाटिल ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू की थी। वो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उसकी वजह से आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाके में मराठा समुदाय के लोगों का जमावड़ा लग गया था। इसे देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल को आजाद मैदान खाली करने का आदेश दे दिया था, लेकिन उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक वहां से हटने से इनकार कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार से मिले प्रस्ताव के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल के 5वें दिन अपना आंदोलन खत्म कर दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत के मुताबिक मनोज जरांगे पाटिल के पास 4 मंत्री सरकार का प्रस्ताव लेकर गए थे।
इसके बाद आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल के साथ उनकी बैठक हुई और थोड़ी देर बाद मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार का प्रस्ताव मान लिया और अपनी जीत का ऐलान कर दिया। जो उप समिति गठित की थी उसके चेयरमैन वीके पाटिल साहब थे, उन्होंने जो जीआर निकाला है वो माननीय मनोज जरांगे पाटिल साहब ने एक्सेप्ट किया है और आज उन्होंने आंदोलन पीछे लिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन खत्म करते हुए अपने समर्थकों को आजाद मैदान छोड़ने का आदेश दे दिया। वो पिछले 4 दिन से आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। इधर पंजाब पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की मोहाली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया। इस मामले में पंजाब पुलिस ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कुछ रोज पहले तीनों ने मिलकर अनिल कुमार नाम के टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दी थी। इन्होंने अनिल कुमार नूं 3 गोलियां मार के इन्होंने मारता। पंजाब के मोहाली में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। चार्जशीट में दावा किया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जसबीर ने भाखड़ा नांगल बांध और सेना से जुड़ी कई तस्वीरें और जानकारियां भेजी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज कर कई नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने निर्दोष छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाने और उन्हें रिहा करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में बिहार के छपरा के रहने वाले जवान छोटू शर्मा शहीद हो गए। सेना के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान उनके सिर में गोली लगी। इसी साल 9 मई को उनकी शादी हुई थी। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचने पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक महिला के शव को उनके परिवार वाले चारपाई से ले जाने को मजबूर हो गए। वहां इच्छा भाई पटेल नाम की बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। परेशान लोगों ने बताया कि उन्होंने काफी देर तक वहां खड़ी एम्बुलेंस के ड्राइवरों से मदद मांगी, लेकिन नौकरी जाने के डर से सबने मना कर दिया। ऐसी हालत में वो जुगाड़ करके शव को घर ले गए और वो लोग उस बुजुर्ग महिला के शव को एक चारपाई पर रखकर ले जाते नजर आए। इस दौरान उस चारपाई के दोनों तरफ एक एक बांस बंधा दिखाई दिया ताकि उसे उठाना आसान हो सके। जानकारी के मुताबिक उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें गरियाबंद जिले के अमलीपदर इलाके के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिवार वालों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब अस्पताल की तरफ से शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। अस्पताल में हमको गाड़ी नसीब नहीं हुआ, ना आमने सामने जितने गाड़ी को भी हम खबर किए, कोई हमारे पास आने के लिए मंजूरी नहीं दिए। उन लोगों के मुताबिक पैसों की कमी होने की वजह से उनके लिए महंगा प्राइवेट वाहन मंगवाना भी मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि वो 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर चारपाई से शव ले जाने को मजबूर हो गए। जो कि सामने ब्लॉक है, सामने थाना है, सामने एम्बुलेंस भी था। एम्बुलेंस वालों को हम भी बोले जितने आदमी हैं सबको पूछो। उन लोगों के मुताबिक अगर अस्पताल प्रबंधन या एम्बुलेंस सेवा समय पर मदद करती तो उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उधर केरल विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान डांस करते हुए एक कर्मचारी को दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। केरल विधानसभा में ओणम त्योहार के मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में केरल विधानसभा के कई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने स्टेज पर एक डांस परफॉर्मेंस दी और तभी उनमें एक कर्मचारी अचानक स्टेज पर गिर गए। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले केरल विधानसभा में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर कई कर्मचारी डांस करते नजर आए। जुनैस नाम के वो कर्मचारी उनमें सबसे आगे डांस कर रहे थे। शुरुआत में उनका जोश और उनके डांस स्टेप देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि उन्हें कोई तकलीफ हो, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उन्हें डांस करने में दिक्कत होने लगी। इसकी वजह से वो डांस करते करते अचानक रुक गए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो स्टेज पर गिर गए। कुछ सेकंड तक तो वहां डांस कर रहे कर्मचारियों को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उनके गिरने के बाद भी डांस करते रहे, लेकिन जब वो खड़े नहीं हुए तो सब घबरा गए और तुरंत दौड़कर उनके पास गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 45 साल के जुनैस केरल विधानसभा में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम करते थे। उधर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के 2 वोटर कार्ड के होने के मामले में नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांग लिया।
इस बहस की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पवन खेड़ा पर यह आरोप लगाया कि उनके पास 2 वोटर कार्ड। उन्होंने 2 वोटर लिस्ट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके हिसाब से पवन खेड़ा का नाम दिल्ली के 2 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नजर आया। उनका नाम दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट के वोटर के तौर पर भी दिखा और नई दिल्ली विधानसभा सीट की लिस्ट में भी। इसी के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। हालांकि पवन खेड़ा ने दावा किया कि वो साल 2016 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर जंगपुरा इलाके में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि उन्होंने पूरे परिवार का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हटाकर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में जोड़ने का आवेदन दिया था। इसके बाद से वो जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही वोट डालते रहे हैं। हालांकि जैसे ही बीजेपी ने उन पर 2 जगहों से वोट डालने का आरोप लगाया, उन्होंने सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने बाकायदा सबूत दिखाकर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का नाम दिल्ली की जंगपुरा और नई दिल्ली दोनों विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट में शामिल है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि पवन खेड़ा के पास एक नहीं बल्कि 2 वोटर कार्ड हैं। क्या आज राहुल गांधी मानेंगे जो चोरों के सरदार हैं कि असली चोर पवन खेड़ा है? हालांकि पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर उल्टा चुनाव आयोग को ही घेर लिया। उन्होंने चुनाव आयोग से यह सवाल किया कि जब उन्होंने 2016 में ही नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जगह जंगपुरा इलाके की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आवेदन दिया था, तो फिर उनका नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट से क्यों नहीं हटाया गया? चुनाव आयोग की कार्यशैली आज अमित मालवीय ने भी एक्सपोज कर दी, जैसे कि हम लगातार पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने 2 वोटर कार्ड होने के मामले में पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को जवाब देने के लिए 8 सितंबर तक का वक्त दिया।